नमस्कार, मैं कोकिन स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कल मैं आपकी जो यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी है, यूनिट 7 हिंदी कहानी के ऊपर आपकी क्लास लेकर आऊँगी। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपकी क्लास लेकर आई हूँ, यानी कि यूनिट 7 हिंदी कहानी जो दी गई है पेपर 2 हिंदी में, उसमें कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं, टोटल 21 कहानियाँ आपकी वहाँ पर दी गई हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आप जानोगे कि आपको हिंदी कहानी को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी कहानी किस पत्रिका में संकलित है और उस जो कहानी जिस कहानी संग्रह में संकलित है उसमें कुल कितनी कहानियां हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पता चलेगा। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपको नोट्स में क्या-क्या लिखना है, यानी जब आप हिंदी कहानी को कवर करते हो तो टोटल आपके सिलेबस में 21 कहानियां दी गई हैं, यानी 17 कहानीकार हैं और उनकी 21 कहानियां आपके सिलेबस में हैं। तो टारगेट कर रहे हैं हम जून 2026 को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि जून में आपका एग्जाम कंफर्म ले लिया जाएगा। वैसे आपके एग्जाम फॉर्म है वो डिले हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम तो आपका जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो चलिए, आज हम करेंगे हिंदी कहानी। और इससे पहले मैं बता देती हूँ, जो यूनिट 2 है आपकी हिंदी साहित्य, उसकी क्लासेस भी मैंने अपने इसी चैनल पर शुरू कर दी हैं। 3 क्लासेस मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने अब जो आपका आदिकाल है उसमें अपभ्रंश और जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य और रासो साहित्य, बस एक रासो साहित्य आपका बचता है, पृथ्वीराज रासो, उसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगी। तो इस तरह मैं अल्टरनेट डे पर, यानी 3 दिन तो आपका हिंदी साहित्य चलेगा। हिंदी साहित्य मतलब है कि जो टीजीटी पीजीटी का बच्चा है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी वो क्लासेज। दूसरी तरफ मैं आपके 3 दिन यूजीसी नेट पेपर टू हिंदी की क्लासेज लेकर आऊंगी। तो पहले मैं शुरू करवाऊंगी, आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी हिंदी कहानी। इससे पहले मैं आपको यूनिट 8 जो हिंदी नाटक है उसके ऊपर और यूनिट 10 जो आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं हैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जाकर विजिट जरूर करें। तो चलिए, आज हम करेंगे हिंदी कहानी। आज मैंने बता दिया, मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि आपको हिंदी कहानी को कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और फिर उन कहानियों में कितनी कहानियां संकलित हैं, कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है और किस पत्रिका में संकलित हुई थी, आज सब कुछ आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, यानी जो यूनिट 7 है हिंदी मतलब पेपर 2 हिंदी, जिसमें यूनिट 7 हिंदी कहानी है, कौन कौन सी कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है हमें, किस रास्ते पर हमें चलना है, तो आप आगे पहुंच ही नहीं सकते। तो बात करते हैं हिंदी कहानी की। तो हिंदी कहानी मैंने बता दिया 17 कहानीकार आपके सिलेबस में है और इनकी टोटल कितनी कहानियां दी गई हैं, 21 कहानियां आपके सिलेबस में दी गई हैं। 21 कहानियां हैं और 17 क्या है, कहानीकार हैं। सबसे पहले आते हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष का दूसरा नाम क्या है, बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये 2 कहानियां दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई है, चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में आई थी, दुलाई वाली 1907 में आई थी। माधव प्रसाद सप्रे की लगी हुई है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे हिंदी की पहली कहानी माना गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो जैनेन्द्र कुमार की पत्नी थी, इनकी कहानी लगी हुई है राही। मुंशी प्रेमचंद जी की है ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, जो सोजेवतन में संकलित है और सोजेवतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। राधिका रमन प्रसाद सिंह की है कानों में कंगना, और राधिका रमन प्रसाद सिंह की एक कहानी संग्रह कहानी है बिजली, बहुत फेमस कहानी है। चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की लगी हुई है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। जैनेन्द्र कुमार की है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु की 2 कहानियां दी गई हैं, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम। अज्ञे की लगी हुई है गैगरिन, जिसका पहले नाम क्या था, रोज। शेखर जोशी की है कोसी का घटवार। भीषम सहाने की 2 कहानी दी गई है, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की लगी हुई है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। हरिशंकर परसाई की कौन सी है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन की है पिता। कमलेश्वर जी की है राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की है
परिंदे। यानी ये टोटल आपकी कितनी कहानियां हो जाती हैं, ये 21 कहानियां हो जाती हैं, जो कि 17 कहानीकारों के द्वारा ये कहानियां यहाँ पर दी गई हैं। टोटल 17 मतलब कहानीकार हैं और 21 क्या है कहानियां हैं। बता दी है मैंने कौन कौन सी आपके सिलेबस में कहानी लगी हुई है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष का नाम मतलब जन्म कब हुआ था? 1882 में। जब आप किसी भी विधा को पढ़ते हो, मैं पेपर टू हिंदी की बात कर रही हूँ, जब आप किसी भी विधा को पढ़ रहे हो तो प्रकाशन वर्ष और साथ में जन्म वर्ष, यानी जिस भी लेखक ने, कहानीकार ने, निबंधकार ने जो भी लिखा है उसका मतलब जन्म वर्ष और उस विधा का प्रकाशन वर्ष, सबसे पहले काम तो आप लोगों को यही करना है, क्योंकि ऊपर ऊपर से आपके सिलेबस में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो राजेंद्र बाला घोष, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया था बंग महिला, जन्म कब हुआ था? 1882 में। ये जो 17 कहानीकार आपके सिलेबस में है, उनका यहाँ पर क्या दिया गया है? जन्म वर्ष दिया गया है। एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा एग्जामिनर की, निम्न कहानीकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाई, यानी कि जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेता है। तो राजेंद्र बाला घोष का जन्म कब हुआ था? 1882 में। माधव प्रसाद सप्रे का है 1871 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म था 1905 में। मुंशी प्रेमचंद जी आते हैं 1880 में। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म है 1890 में। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, जैनेन्द्र कुमार 1905। आगे बात करें फणीश्वर नाथ रेणु 1921, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय 1911, शेखर जोशी 1932, भीषम सहानी 1915, कृष्णा सोबती 1925, हरिशंकर परसाई 1924, ज्ञान रंजन 1936, कमलेश्वर 1932 और निर्मल वर्मा आते हैं 1929 में। यानी ये टोटल जो 17 कहानीकार आपके दिए गए हैं, उनका यहाँ पर जन्म वर्ष मैंने बता दिया है। तो पहला काम आप लोगों का यही बनता है कि जो कहानीकार लगे हैं उनका जन्म वर्ष आपको सबसे पहले याद करना है। अब हम बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष। पहले भी बता चुकी हूँ, जन्म कब हुआ था? 1882 में हुआ था और इनके बचपन का नाम रानी और चारूबाला था। दूसरा नाम तो बताया गया इनका बंग महिला, यानी कि जो ये बंगाल है यहाँ से क्या करती थी, ये मतलब यहाँ पर रहती थी। और दूसरा नाम इनके बचपन का नाम क्या है? रानी और चारूबाला। ये क्या है? इनके बचपन के नाम है बंग महिला के या राजेंद्र बाला घोष के। इनकी दो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। कब आई थी? 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी आती है। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 और संख्या 5 में ये प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी 1903 से 1920 तक यानी कि 17 साल तक इस पत्रिका का कार्यभार अपने ऊपर संभालते हैं। तो ये कहानी कब आती है? 1904 में। और सरस्वती जो पत्रिका है उसके भाग 8 और संख्या 5 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, बदलते हुए पैटर्न को मतलब देखते हुए मैंने यहाँ पर सब पॉइंट रखे हैं। अभी तक आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि चंद्रदेव से मेरी बातें किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आपको तो एक कदम आगे चलना है। हो सकता है एग्जामिनर अब आपसे ये पूछ ले कि ये सरस्वती जो पत्रिका है उसके कौन से भाग में और किस संख्या में प्रकाशित हुई थी। एग्जामिनर 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना है भाग 8 है और संख्या कौन सी है? 5। सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। भावदेवी नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? भवदेव पांडे। क्या आएगा यहाँ पर? भवदेव पांडे जी ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि भवदेव पांडे जी ने कौन सी कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, तो किसको माना है? चंद्रदेव से मेरी बातें को, जिसमें अपने समय के राजनीति और अर्थनीति को केंद्र में रखकर इसकी कथा जो है वो बनाई गई है। कौन बताते हैं? ये भवदेव पांडे जी बताते हैं, क्योंकि जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं लार्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया गया है। लार्ड कर्जन यानी कि जो
किसने निबंध लिखा था इसके ऊपर? बाल मुकुंद गुप्त ने। कौन सा लिखा था? शिव शंभू का चिट्ठा। तो शिव शंभू के चिट्ठे में जो लॉर्ड कर्जन है, वही यहाँ पर कहीं न कहीं इनडायरेक्ट वे में लेखिका ने इस कहानी में मतलब कर्जन है उसको संबोधित किया है। दूसरी कहानी आती है दुलाई वाली, जो 1907 में प्रकाशित हुई थी। 1907 में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था 1907 में? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। माधव प्रसाद दूसरी कहानी मैंने कौन सी बताई है? दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दो कहानी किसकी है? राजेंद्र बालाघोष की। राजेंद्र बालाघोष का जन्म 1882 में। पहली कहानी उनकी आती है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, और दुलाई वाली आती है 1907 में। दूसरे कहानीकार आते हैं माधव प्रसाद सप्रे। जन्म कब है इनका? 1871 में इनका जन्म हुआ था। आपके सिलेबस में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लगी हुई है। 1901 भी है इसका प्रकाशन वर्ष, और 1900 भी बताया गया है। यह कहानी बिलासपुर जिले के एक गांव छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रथम बार 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका याद रखनी है, कौन सी है? छत्तीसगढ़ मित्र। माधव प्रसाद सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती जो पत्रिका है उसके भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। अगले कहानीकार आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जन्म हुआ था 1905 में, और कहानी कौन सी है सिलेबस में? राही, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। राही कहानी सीधे साधे चित्र संग्रह में संकलित है। तो राही कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, उसमें क्या है? ये संकलित है। और सीधे साधे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? 14 कहानियां संकलित हैं। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और बनेगा। तो राही कहानी किसमें संकलित है? सीधे साधे चित्र संग्रह में संकलित है। सीधे साधे चित्र संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं? 14 कहानियां इसमें लगी हुई हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं देखते हैं। आपको इन सबको याद करना पड़ेगा। एग्जामिनर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है कि जो सीधे साधे चित्र संग्रह में निम्न में से कौन सी कहानी नहीं है। तो मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनको याद करना पड़ेगा। कैसे भी याद करो, आप लोग इसकी ट्रिक बनाओ, मतलब किसी तरह याद करो, लेकिन शर्त है कि आप लोग इनको मतलब छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो 14 कहानियों में आती है रूपा, कैलाश नानी, बिहा, कल्याणी, दो साथी, तीन बच्चे, कान की बूंदे, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह। ये क्या है? इसमें 14 कहानियां लगी हुई हैं। रिपीट करवा देती हूँ। रूपा, कैलाश नानी, बिहा, कल्याणी, दो साथी, तीन बच्चे, कान की बूंदे, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह। ये किसमें संकलित है? सीधे साधे चित्र संग्रह में। अगले कहानीकार आते हैं मुंशी प्रेमचंद, जिसे हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यासकार, सम्राट उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। जन्म कब हुआ था? 1880 में। एक तो इनकी कहानी है ईदगाह, 1933 में आई थी, और एक है दुनिया का अनमोल रतन, जो 1908 में आई थी। दो कहानियां दी गई हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। दुनिया का अनमोल रतन कहानी सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। दुनिया का अनमोल रतन किस कहानी संग्रह में है? सोजे वतन में। ये सोजे वतन क्या था कि इन्होंने जमाना पत्रिका में इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, सोजे वतन। और सोजे वतन में जो 5 कहानियां दी गई थी वो कहीं ना कहीं देश प्रेम से प्रभावित कहानियां थी। तो इनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। और इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी अपना नाम बदलकर किस में लिखने लगे थे? मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। पहले ये किस नाम से लिखते थे? मतलब नवाब राय के नाम से। सोजे वतन जो इन्होंने कहानी संग्रह निकाला था वो उर्दू में निकाला था, और नवाब राय नाम से इन्होंने ये कहानी संग्रह प्रकाशित किया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया 1907 में, 7 और 8 में। तो इसके बाद ये कहानी जो है वो अपना नाम बदलकर किस नाम से लिखने लगे थे? मुंशी प्रेमचंद नाम से लिखने लगे थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सोजे वतन मतलब जमाना पत्रिका, आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि जो दुनिया का अनमोल रतन है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये कहानी, तो याद रखना है दोस्तों, जमाना पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में 5 कहानियां हैं। इश्क के दुनिया, महबूबे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है,
है शेख मखमूर, सील ए मातम और शोक का पुरस्कार। ये क्या है, इसके इसमें 5 कहानी लगी हुई हैं। अगला आता है ईदगाह, जो है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ईदगाह कहानी जो 1933 में आई थी, ये कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और मानसरोवर भाग 1 में, जिसमें 27 कहानी है, क्योंकि मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर जो है कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनकी 300 कहानियां बताई जाती हैं कि मानसरोवर भाग 8 में संकलित हैं। तो याद रखना है, जो ईदगाह कहानी है वो मानसरोवर भाग 1 में, और मानसरोवर भाग 1 में कुल कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद पत्रिका में। पूछ लिया जाए कि ईदगाह कहानी मानसरोवर भाग 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है, तो याद रखना है दोस्तों, मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। और मानसरोवर भाग 1 में कुल कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। बताया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के जो मानसरोवर भाग 8 निकलते हैं, यानी कि मानसरोवर के कितने भाग निकलते हैं? 8। और इन 8 भागों में कुल कितनी कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद की? टोटल मतलब इसके आसपास 300 कहानियां बताई जाती हैं। अलगोजा, इसमें जो 27 कहानियां कौन कौन सी है मानसरोवर भाग 1 में? अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटा वाली विधवा, बड़े भाई साहब, नशा, शांति, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गिल्ला, रसिक संपादक और मनोवर्ती। तावान आपके एग्जाम में पूछी गई कहानी है कि तावान किसकी कहानी है। तो बच्चे बिल्कुल ही यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, बच्चों को यही नहीं पता था कि ये कहानी कहाँ से एग्जामिनर ने निकाली। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो तावान किसकी कहानी है? तावान मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह यहाँ पर आ गई ना इसमें कि मानसरोवर भाग 1 में 27 कहानियां हैं, तो इसमें ईदगाह दूसरे नंबर पर ही दी गई है। आगे बात करते हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। जन्म कब हुआ था? 1890 में इनका जन्म हुआ था। कानों में कंगना, कानों में कंगना कहानी लगी हुई है, 1913 में ये प्रकाशित हुई थी और इंदु पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। ईदगाह कहानी तो चांद पत्रिका में है और कानों में कंगना किस में है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये कानों में कंगना किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुम अंजलि, जो राधिका रमन प्रसाद का कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। और इसमें टोटल 6 कहानियां दी गई हैं, जिसमें एक कहानी कानों में कंगना आती है। अगले कहानीकार के ऊपर बात करते हैं, कौन है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ था? 1883 में। कहानी है, उसने कहा था प्रकाशन वर्ष 1915 में है। राजेंद्र यादव इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। राजेंद्र यादव कौन थे? मनु भंडारी के पति। तो राजेंद्र यादव ने इसको क्या माना है? हिंदी की पहली कहानी माना है। इस कहानी को मील का पत्थर हिंदी कहानी में माना जाता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी कहानी को हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है? तो किसको माना जाता है बेटा? याद रखना है, उसने कहा था। उसने कहा था ये कहानी क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी गई कहानी है। फ्लैशबैक शैली में क्या है? ये कहानी है। और इस कहानी में 25 वर्षों का अंतराल दिखाया गया है, यानी कहानी शुरू होती है और फिर बीच में फिर 25 वर्ष के बाद फिर क्या होती है? ये कहानी शुरू होती है, यानी कि पीछे ये कहानी लौट जाती है। तो फ्लैशबैक पद्धति का ही अर्थ क्या होता है? पीछे लौटना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संशोधित करके अक्टूबर 1915 में इस कहानी को प्रकाशित किया, यानी कि जो कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी दी गई है आपके सामने? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था जो कहानी है ये किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ही उस समय सरस्वती पत्रिका का कार्यभार अपने ऊपर लिए हुए थे। तो अक्टूबर 1915 में ये जो महीना है ये याद रखना है। अब तक तो आपसे पूछा गया है कि जो सरस्वती पत्रिका इसका उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, लेकिन महीना नहीं पूछा गया। तो याद रखना है दोस्तों, अक्टूबर 1915 में इस कहानी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संशोधित करके प्रकाशित किया था। आगे बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब है? 1889 में, जो आपके छायावाद की वर्हत्री में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी कहानी है आकाशदीप, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है, यानी कि आकाशदीप नाम का ही क्या है? इनका कहानी संग्रह है।
आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ये क्या है, इनके कहानी संग्रह है। तो आकाशदीप में ये कहानी संकलित है और आकाशदीप में टोटल 19 कहानियां दी गई हैं। ये 19 कहानियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। रूप की छाया, हिमालय का पथिक, बिसाती, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, सुनहला सांप, रमाला, ज्योति हमती, चूड़ीवाला, अपराधी, परिणय चिन्ह, आकाशदीप, ममता, सौरभ के खंडर और बंजारा। ये कहानी किस में संकलित है, ये टोटल 19 कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। प्रतिध्वनि भी आपसे पूछी गई है, हिमालय का प्रतीक भी पूछी गई है, देवदासी बिसाती भी पूछी गई है, आकाशदीप तो पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है, चूड़ी वाला भी पूछी गई है और बंजारा भी पूछी गई कहानी है। किसकी कहानियां हैं ये, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगले आते हैं जैनेन्द्र कुमार, जन्म है 1905 में और कहानी कौन सी है, अपना अपना भाग्य 1931 में प्रकाशित हुई थी। विशाल भारत पत्रिका में 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। तो अपना अपना भाग्य कौन सी पत्रिका में छपी थी, ये विशाल भारत पत्रिका में छपी थी। वातायन कहानी संग्रह में संकलित है और कौन से कहानी संग्रह में संकलित है, ये वातायन में संकलित है, जिसमें 13 कहानी लगी हुई है। यानी वातायन जो कहानी संग्रह है, इसमें टोटल कितनी कहानियां हैं, 13 कहानियां हैं। अगले आते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जन्म है 1921, तीसरी कसम 1915 और लाल पान की बेगम कब है, 1956। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इसका नाम है भाई, ये लाल पान की बेगम का नहीं है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी कब आई थी, 1953 में और लाल पान की बेगम कहानी कब आई थी, 1956 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। यानी जो ये दोनों कहानियां हैं, ये किस में संकलित है, ठुमरी। ठुमरी किसका कहानी संग्रह है, फणीश्वरनाथ रेणु का। और इसमें 9 कहानियां दी गई हैं। जो ठुमरी कहानी संग्रह है, इसमें कितनी कहानियां हैं, 9 कहानियां हैं। कौन कौन सी हैं, तीन बिंदिया, रस प्रिया, तीर्थ दिक, ठेस, नित्यवाली, पंचलाइट, सिर, पंचमी का सगुन, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, ये 9 कहानियां इसमें दी गई हैं। अगले आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जन्म कब है, 1911 में, जिसने क्या किया था, तार सप्तक का प्रकाशन किया था। गैगरिन इनकी 1934 में और इसका पहले नाम क्या था, रोज। रोज नाम से पहले ये कहानी आई थी, लेकिन बाद में इसको गैगरिन नाम से इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और क्या रखा, गैगरिन। गैगरिन क्या है कि एक तरह की बीमारी है जिसका इलाज क्या है, मुश्किल से होता। यह कहानी विपथगा के पहले संस्करण 1937 में रोज नाम से छपी थी और जयदोल में 1990 में ये कहानी गैगरिन नाम से छपती है। तो कौन सी कहानी है, गैगरिन। गैगरिन पहले तो रोज नाम से और फिर बाद में जयदोल कहानी संग्रह में ये किस नाम से छपी थी, गैगरिन नाम से छपी थी। कहानी मतलब ये कहानी है, इसमें कितनी कहानियां संकलित हैं, विपथगा में 10 कहानी है। पगोड़ा वृक्ष, हर सिंगार, हारित, रोज, ए कलंक, दुख और तितलियां, एकांकी तारा, अमर बलरी और कड़ियां, ये किसमें संकलित है, विपथगा जो कहानी संग्रह है अज्ञेय जी का, उसमें संकलित है और इसमें कितनी कहानियां हैं, 10 कहानियां दी गई हैं। आगे आते हैं शेखर जोशी, जन्म कब है, 1932 में, कोशिका गटवार 1958 में और कल्पना पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। कोशिका गटवार कहानी में 10 कहानियां हैं। दाजू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किके रोमी, जनार्दन, कोशिका गटवार, जी हरिया, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी और बदबू। बदबू, दाजू और कवि प्रिया ये पूछी गई कहानियां हैं। कवि प्रिया आपके किसमें, भक्ति काल में, केशव दास की भी क्या है, रचना है, कौन सी, कवि प्रिया। आगे बात करते हैं भीषम सहानी। भीषम सहानी का जन्म है 1915 में, अमृतसर आ गया 1973 में और चीफ की दावत 1957 में। ये 2 कहानियां आपके सिलेबस में है, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। यह कहानी पहला पाठ में संकलित है। ये जो कहानियां दी गई हैं, चीफ की दावत और अमृतसर आ गया, दोनों कहानियां पहला पाठ में संकलित है और इसमें कुल कितनी कहानी है, 15 कहानी इसमें संकलित है। आगे बात करें कृष्णा सोबती, जन्म कब है, 1925 में, सिक्का बदल गया 1980 में, बादलों के घेरे में संकलित है और इसमें 24 कहानियां हैं। यानी सिक्का बदल गया किस में संकलित है, बादलों के घेरे में, और बादलों के घेरे में फिर कितनी कहानियां हैं, 24 कहानी है। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सिक्का बदल गई, ये प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
आगे देखते हैं हरिशंकर परसाई। जन्म कब है? 1924 में। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इनकी कहानी लगी हुई है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में ये संकलित है, जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। ज्ञान रंजन जन्म कब है? 1936 में। पिता इनकी कहानी है फैंस के इधर उधर में ये संकलित है और 1968 में ये कहानी संग्रह आता है और इस कहानी संग्रह में टोटल 12 कहानी दी गई है। आगे बात करें कमलेश्वर जी। जन्म है 1932 में और राजा निर्बंसिया इनकी कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी, होता क्या है इसमें कि जो राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी इन दोनों को मिलाकर टोटल इसमें कितने कहानियां हैं? 19 कहानियां दी गई हैं। जो राजा निर्बंसिया है इसमें तो 7 कहानी है और कस्बे का आदमी इसमें 12 कहानी है, तो टोटल कितनी कहानी हो जाती है? इसमें 12 कहानी हो जाती है। अब इसको राजा निर्बंसिया में अगर कहानी पूछी जाए कितनी कहानियां संकलित है तो 19 ही आप लोगों को बताना है, क्योंकि इन दोनों को फिर बाद में मर्ज कर दिया। देवी देवा की माँ, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्बंसिया, ये 7 कहानी तो किसमें संकलित है? राजा निर्बंसिया में। 3 दिन पहले की रात, कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन, गांव की चोरी, भटके हुए लोग, नौकरी पेशा, चाय घर, सच और झूठ सीखिए, बेकार आदमी, इंसान और हैवान, थानेदार साहब, ये सब 12 कहानियां हैं। ये किस में संकलित है? कस्बे का आदमी कहानी संग्रह में संकलित है। यानी 7 तो राजा निर्बंसिया की और 12 कस्बे का आदमी, टोटल मिलाकर 19 कहानियां हैं। और पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा निर्बंसिया कहानी में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं? तो टोटल 19 कहानियां इसमें संकलित हैं। लास्ट कहानीकार आते हैं निर्मल वर्मा। जन्म कब है? 1929 में इनका जन्म हुआ था। परिंदे इनकी कहानी 1960 में आई थी और हंस पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। परिंदे में 7 कहानी है। कौन कौन सी है? पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, तीसरा गवाह, परिंदे, डायरी का खेल, माया का मर्म और अंधेरे में। अंधेरे में आपके आधुनिक काल में प्रगतिवादी कवि है कौन? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है अंधेरे में, लंबी कविता है। तो अंधेरे में कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। किस में संकलित है? परिंदे में। अंधेरे में कविता पूछ ले जाए तो किसकी है? मुक्तिबोध की। ऊपर एक कवि प्रिया नाम की कहानी आई थी, किसकी थी वो? शेखर जोशी की शायद। और मतलब कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है। तो ये टोटल 19 कहानियां आपके सिलेबस, सॉरी 17 कहानीकार और 21 कहानियां आपके सिलेबस में दी गई हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है और कौन सी पत्रिका में वो कहानी प्रकाशित हुई थी। तो आप लोगों का काम सबसे पहले तो यही बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इन कहानियों को आपको कैसे तैयार करना है। हमने देख लिया कि 17 कहानीकार और 21 जो 17 कहानी और 21 17 कहानीकार और 21 क्या है? कहानियां हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके सिलेबस में जो ये कहानियां हैं इनका प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष, जैसे आपसे पूछा जाए अज्ञेय का जन्म कब है? 1911 में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब है? 1980 में, 1880 में। इस तरह से आपको जो कहानीकार है उनका जन्म वर्ष याद करना है और कहानी का प्रकाशन वर्ष, यानी कि लाल पान की बेगम कब आई थी, वो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कब प्रकाशित हुई थी, इस तरह इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद करना है। तो पहले काम आपका यही बनता है कि आपको कहानी का प्रकाशन वर्ष और कहानी का जन्म वर्ष एक जगह इनको नोट कर लेना है। कहानी किस पत्रिका में छपी थी, फिर आपको ये देखना है कि कौन सी कहानी किस कहानी मतलब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जैसे ईदगाह चांद पत्रिका में, कानों में कंगना हिंदू पत्रिका में, जो अपना अपना भाग्य है वो विशाल भारत पत्रिका में। इस तरह से आपको ये देखना है कि जो ये कहानियां है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपकी माधव प्रसाद सप्रे की है वो छत्तीसगढ़ मित्र में सबसे पहले आता, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई चंद्रदेव से मेरी बातें कब प्रकाशित हुई थी, किस में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। तो इस तरह आप लोगों को देखना है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या छपी थी। तो 2 काम मैंने पहले बताए हैं। सबसे पहले तो कहानी का प्रकाशन वर्ष और कहानीकार का जन्म वर्ष, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहला काम तो आप लोगों को यही करना है। जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो आप ये 21 कहानियों को लिख लो, इसका प्रकाशन वर्ष इसके आगे मेंशन कर लो। फिर आप जो ये 17 कहानीकार हैं इनको लिखो और इनका जन्म वर्ष इनके आगे मेंशन करो। कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है?
बता दिया था पहले भी मैंने कि जो कहानी लगी हुई है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है और फिर उसमें कुल कितनी कहानियां दी गई हैं और उन कहानियों के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मानसरोवर भाग 1 में तावान दी गई है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की, और तावान आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू में। तो कहानी संग्रह में किस कहानी संग्रह में संकलित है और फिर उसमें कुल कितनी कहानियां संकलित हैं, ये आप लोगों को एक जगह मेंशन कर लेना है। फिर इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं और महत्वपूर्ण कथन हैं। जो कहानियां लगी हुई हैं उनके जो पात्र हैं और पात्रों में आपको मुख्य पात्र के बजाय अब आप लोगों को गौण पात्रों पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर अब गौण पात्रों को उठा रहा है। तो मुख्य पात्र तो आपको याद करने ही करने हैं, साथ में जो गौण पात्र हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। और महत्वपूर्ण कथन यानी कि कौन सी कहानी में कौन सा महत्वपूर्ण कथन है, पहले तो आप पीवाईक्यू को देखो, कहानी के पीवाईक्यू देखो, उनके हिसाब से एनालिसिस करो कि हाँ इस कहानी से ज्यादा क्या पूछे गए हैं, कथन पूछे गए हैं। जैसे आपको करना है चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, मुंशी प्रेमचंद की दोनों कहानियां हैं उनके, आपको करना है चंद्रदेव शर्मा गुलेरी की कोशिका गढ़वाल, यहाँ से क्या किए जाते हैं, ज्यादा कथन उठाए जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण कहानी है उनके महत्वपूर्ण कथन और जो पात्र है मुख्य और गौण दोनों पात्रों को आप लोगों को एक जगह लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन कहानियों के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, यानी जो सिलेबस में 21 कहानियां दी गई हैं, आपको रामचंद्र शुक्ल का जो जहां पर इन्होंने कहानियों की बात की है वहां पर आपको देखना है कि ये किस कहानी के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में पूछा गया था, उसने कहा था कहानी के ऊपर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कुछ बोला है। तो इस तरह आपको रामचंद्र शुक्ल और एक रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आती है हिंदी का गद्य साहित्य। रामचंद्र तिवारी और रामचंद्र शुक्ल इन दोनों से आपको ये देखना है कि ये कहानीकार जो कहानी दी गई है उनके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तो आपको मोटा मोटा ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अब रामचंद्र तिवारी और रामचंद्र शुक्ल दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना रहा है। तो ये था बेटा आपका हिंदी कहानी के ऊपर आपके मतलब क्लास। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि आपको कैसे कहानी मतलब आपको तैयार करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं और किस तरह से इन कहानियों को आपको याद करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपका चंद्रदेव से मेरी बातें, जो आपके सिलेबस में पहली ही कहानी दी गई है उसके ऊपर होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।